अच्छा बच्चों, हमने क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन किए थे एडिशनल क्लास में। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के कर लिए थे 11 तक, 11 और 13 कर लिया था। अब 12 से शुरू करते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर डाइस पे अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करे तो यहाँ से विजिबल लाइट मिट होती है, और अगर इसकी यूवी की जगह पे हम इंफ्रारेड लाइट फॉल करें तो लाइट मिट नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है? नंबर वन, ये देखते हैं एटम है, न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये इसके ऑर्बिट हैं। तो देखें जब यूवी लाइट पड़ती है ना तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यूवी लाइट, ये लाइट यूवी लाइट पड़ी तो एटम एक्साइड हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ, ये डी एक्साइड होगा। तो यहाँ पे ये जो लाइट मिट होगी ये विजिबल रीजन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो इंफ्रारेड लाइट फॉल करती है डाइस मटेरियल पे, इंफ्रारेड की लाइट की एनर्जी कम होती है, तो ऑक्साइड तो ये भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होते हैं। लेकिन जब इंफ्रारेड के केस में लाइट आती है तो वो क्या आ जाती है? इनविजिबल रीजन में आ जाती है। जब इनविजिबल रीजन में आती है तो वो लाइट हमें नज़र नहीं आती, तो हम कहते हैं लाइट एमिट नहीं हुई। तो ये मैंने लिख दिया, यूवी हैज़ लार्ज एनर्जी एंड एमिट लाइट इन द विजिबल रीजन, बट इंफ्रारेड हैज़ स्मॉल एनर्जी एंड एमिट लाइट इन द इनविजिबल रीजन। जब इनविजिबल रीजन में लाइट आती है इंफ्रारेड के केस में तो ऐसा लगता है लाइट मिट नहीं होती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 13 हमने क्लास में कर लिया था। 14 में कहता है कि डिम और ब्राइट लाइट है, तो बताएं कौन सी लाइट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिट करती है मेटल सरफेस से। तो देखें ब्राइट लाइट का मतलब होता है ग्रेटर इंटेंसिटी, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, ये मेंशन करना है क्वेश्चन के आंसर में। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्रेटर इंटेंसिटी मीन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिट होंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें डिम लाइट की तरफ आ जाए। डिम लाइट का मतलब है इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी कम तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन कम तो इलेक्ट्रॉन भी कम मिट होंगे। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, ये मैंने आंसर ही बता दिया, क्वेश्चन के साथ ही आंसर हो गया। अब आ जाए 15 की तरफ। 15 में कहता है कि मेटल सरफेस है, इस पर लाइट शाइन कर रही है, शाइन मीन इस पर फॉल कर रही है, तो लाइट पड़ेगी। तो वो कहता है कि क्या लाइट मोमेंटम ट्रांसफर करेगी? तो यस, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था क्या, कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, और जब फोटॉन्स से मेटल सरफेस में पड़ेंगे तो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे, या मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को। और जब मोमेंटम ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मिट होना यहाँ पे बता रहा है कि फोटोन अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं और मोमेंटम भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यस, कि मोमेंटम ट्रांसफर होगा। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब एनर्जी एंड एमिट फ्रॉम मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और मेटल सरफेस निकल जाएंगे, एनर्जी भी अब्जॉर्ब होगी, साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसमें भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रेफरेंस देना है। अगर की बुक में नहीं है तो आप जरूर लिखा करें, ठीक है। अब आ जाए 18 चैप्टर में, 18 क्वेश्चन में। वाई वी डोंट ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के साथ कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता। कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि विजिबल लाइट की एनर्जी स्मॉल होती है, और कॉम्पटन इफेक्ट के लिए कम से कम जो हमें एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन विजिबल लाइट की इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से नहीं होता। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या पेयर प्रोडक्शन हो सकती है? पेयर प्रोडक्शन होती क्या है कि ये फोटोन आता है, न्यूक्लियस से कोलाइड करता है फोटोन, ये फोटोन न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं, तो ये फोटोन कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देखें अगर वैक्यूम होगा तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। तो हम कहेंगे कि पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वैक्यूम में न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये आंसर है नो, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेम यही डायग्राम है पेयर प्रोडक्शन वाली। फोटोन जब न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि पॉजिट्रॉन क्रिएट ही नहीं हुआ, जस्ट क्या आया, फोटोन आया और न्यूक्लियस से कोलाइड किया और ये कन्वर्ट हो गया किस में? इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिट्रॉन नहीं आया, तो इससे क्या होगा कि राइट साइड पे नेट चार्ज क्या होता है? राइट साइड पे चार्ज जीरो होगा। फोटोन पे चार्ज नहीं होता है, एटम का चार्ज जीरो होता है। तो राइट साइड का चार्ज जीरो और लेफ्ट साइड का चार्ज जीरो, और राइट साइड पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, और ये नेगेटिव में है। तो इधर चार्ज आ रहा है, राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट में 0 है, राइट पे चार्ज आ रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज के अगेंस्ट हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है, कुलियन से पहले और कुलियन के बाद चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर पॉजिट्रॉन आता है तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो राइट साइड पे भी 0 और लेफ्ट साइड पे भी चार्ज क्या है, 0 है। अब देखें इक्वल हो रहा है, मतलब दोनों तरफ चार्ज 0 है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन में चार्ज वैलिड है, तो हम कहेंगे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए तो ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन में चार्ज हो जाता है। इस वजह से हम कहेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसका साथ एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल में जो स्मार्ट सिलेबस का शुरू हो रहा है वो थर्ड से है। तो इसमें कहता है कि रेड लाइट, ग्रीन और एक्स रे तीनों की वेवलेंथ दी हुई है, जिसको मैंने लिख दिया, और ये नैनो है तो नैनो की वैल्यू हमने पुट कर दी। और कहता है फाइंड करें रेड, ग्रीन और एक्स रे की वेवलेंथ फाइंड करें। ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा ना, ये आर जी एक्स, आर फॉर रेडियो वेव, जी फॉर ग्रीन लाइट और एक्स फॉर एक्स रे है। अब इनकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो आर लिख दिया फॉर रेडियो, इधर रेडियो वेव की वेवलेंथ पुट करेंगे तो रेडियो वेव की एनर्जी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमने 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड किया तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बुक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं। तो बाकी पार्ट भी यहाँ पे सिमिलर इसी तरह फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट की वेवलेंथ फाइंड करेंगे, ग्रीन की एनर्जी आ जाएगी। एक्सरे की वेवलेंथ पुट करेंगे तो एक्सरे की एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम फोर्थ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि लाइट है जिसकी वेवलेंथ 577 नैनोमीटर है और नैनो की वैल्यू पुट की 10⁻⁹ और कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.25 वोल्ट है। तो बताएं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और वर्क फंक्शन कितना होगा मेटल सरफेस का। तो इसके लिए सोल्यूशन किया तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ई वी नॉट। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की और वी नॉट पुट किया, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। सेकंड पार्ट में हमने वर्क फंक्शन फाइंड करना। तो ये हमने एनर्जी पढ़ी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ई इज़ इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ई की वैल्यू लगाई एच सी ओवर लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगाई ई वी नॉट। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब यहाँ पे ई वी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। लैम्डा की दी हुई है, वी नॉट की दी हुई है, ई आपको याद होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है, सी स्पीड ऑफ लाइट, आपको ये सारे कांस्टेंट फैक्टर में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है कि लाइट की वेवलेंथ 22 पिकोमीटर है। पिको की हमने वैल्यू लगा दी 10⁻⁻12 और थीटा एंगल हमें दिया हुआ 85 डिग्री। अब इसमें कहता है कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड करें। कॉम्पटन शिफ्ट को हम डेल्टा लैम्डा से लिखते हैं और ये इसका फार्मूला है। अब इसमें एच और एम नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होंगी। थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है और यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन वेवलेंथ, जिसको कॉम्पटन शिफ्ट कह रहे हैं। इस फार्मूले में सिर्फ आपने थीटा लगाना है, बाकी कांस्टेंट फैक्टर हैं ये याद हो गए तो ये आंसर आ जाएगा। ये इसने एक्स्ट्रा दिया हुआ, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट 6 में कहता है एनर्जी दी हुई है हमारे पास 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी अगर पार्टिकल की एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन की या पार्टिकल की एनर्जी हो, तो थीटा 30 पे और 60 पे हमने बताना है कि स्कैटरिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो पार्ट 1 में इंसिडेंट वेवलेंथ फाइंड करनी है और फिर 30 और 60 पे हमने स्कैटरिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है। कॉम्पटन फैक्ट का ये है। तो इंसिडेंट फाइंड करने के लिए तो जनरल फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा और लैम्डा के साथ इंसिडेंट लगा दिया और इसको रिप्लेस कर दिया ना, इसको इधर ले जाएं, एनर्जी को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये इंसिडेंट लैम्डा का फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें एच और सी आपको याद होंगे कांस्टेंट फैक्टर हैं और यहाँ पे ये जो ई है ये एनर्जी हमें दी हुई है गिवन डाटा में 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में लाना है क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट, इधर भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल आएगा। तो जूल में कैसे आएगा, यहाँ पे ये किलो की वैल्यू लगाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए इधर 1.6 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो ये जूल में आ जाएगा। अब ये जूल वाली एनर्जी पुट करनी है इधर, अदरवाइज़ फिर आंसर ठीक नहीं आना। तो ये याद रखना है, इधर लैम्डा में जब फाइंड करना है तो एनर्जी जूल में पुट करते हैं। अब दूसरा पार्ट स्कैटरिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हमें ये डायरेक्ट फार्मूला याद है कॉम्पटन शिफ्ट का, ये लिखा इधर डेल्टा लैम्डा इक्वल होता है लैम्डा एस स्कैटरिंग वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ। यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ आई तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये फाइंड करना है हमने कब, जब यहाँ पे एंगल 30 पुट करेंगे तो स्कैटरिंग वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर इस एंगल की जगह 60 पुट करेंगे, फिर स्कैटरिंग वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये दो हमने काम करने हैं इधर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने वैल्यूज पुट करके आंसर अब आप निकाल लेंगे। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 7 और 9 ये एक जैसे कंसेप्ट है तो मैं 7 करवा रहा हूँ आपको, 9 आपने फिर खुद ही कर लेना इसी तरह। अब एनर्जी हमें दी हुई है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहता है बताएं वेवलेंथ कितनी होगी।
ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल एच सी और लैम्डा ये फार्मूला हमने लगाया और इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ को रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास एनर्जी वेवलेंथ का ये फार्मूला आ गया। यहाँ पे एनर्जी को और वेवलेंथ को रिप्लेस किया तो ये हमारे पास वेवलेंथ का फार्मूला आ गया। अब मैंने पहले भी बताया था एनर्जी को जूल में पुट करना है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा की वैल्यू 10⁻6 लगाई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो ये जूल में आ जाएगा, और जूल में पुट करेंगे वेवलेंथ आ जाएगी। 9 भी इसी तरह का है। और 10th हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है, वो कह रहा है कि इतनी पोजीशन है एट पार्टिकल की, तो और इसका मास इतना दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ, और इतनी पोजीशन में मूव कर रहा है एटम के, तो बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल हमने ये आंसर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लगाया, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल टू एच, और मोमेंटम की वैल्यू लगाई एम इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स है और इधर से डेल्टा वी निकालना है, तो एम और डेल्टा एक्स से डिवाइड हो जाएंगे। अब एच की वैल्यू आपको याद होती है, मास ऑफ पार्टिकल, और ये पोजीशन दी हुई है गिवन डाटा में। ठीक है, इसको सॉल्व करें और फिर आंसर निकालें। ये जो डेल्टा एक्स दिया हुआ ना, ये बेसिकली वो कहता है बॉक्स है, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बॉक्स से डेल्टा एक्स की उसने वैल्यू दी हुई है, तो बताता है कि कोई पूछता है कि बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इन सब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी, आपने इसको पढ़ना है, गिवन डाटा इसी तरह लिखना और फिर कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।